वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग घर पर आराम से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स का साल है और पढ़ाई करना भी काफ़ी ज़रूरी है, तो ऑनलाइन कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है, देखते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है। क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड्स। किसकी देखना है हमें अल्किल हैलाइड्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है। अल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो अल्केन से बने होते हैं। अल्केन से एक एच कम होता है, उस जगह पर हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? तो पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ किसी भी कंपाउंड की जो आप उस कंपाउंड को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। द प्रॉपर्टीज़ विच कैन एक्सप्लेन ईजीली बाय ऑब्जर्विंग द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपाउंड को देखकर बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड का कलर कैसा है, ये रेड कलर का है, ये वाइट कलर का है, ये कलरलेस है, तो ये भी फिज़िकल प्रॉपर्टी का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट, आप ये बता सकते हैं कि ये कंपाउंड कौन से फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, तो ये बताना भी फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। तो अब हमें जो है तो फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, किसकी? अल्किल हैलाइड्स की। तो सबसे पहले ये बात देखिए कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स आर डिफरेंट देन इट्स करस्पॉन्डिंग अल्केन। अल्केन से बने होते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो अल्केन से डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ बल्की एटम, एक बड़ा एटम हाइड्रोजन इनके पास होता है, इस वजह से इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्केन से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट थिंग देखिए, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस लेक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रैक्शन ही करना है। मैं कुछ बताऊंगा, आप सुनेंगे। यहाँ पर ज़्यादा जो तो वाइट बोर्ड पर वर्क नहीं रहेगा और आप सिर्फ सुनेंगे तो अच्छे से पॉइंट्स को समझ जाएंगे। गौर से सुनिएगा, जो मैं बता रहा हूँ गौर से बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ में सुनना है और कुछ पॉइंट्स को लिखना भी है नोटबुक के अंदर। तो शुरू करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड्स, physical properties of alkyl halide depends on nature of CX bond as well as the size of halogen atom in a molecule। क्या मतलब हुआ कि अल्किल हैलाइड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो CX बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड का जो नेचर है उस पर डिपेंड करती है और साथ ही साथ हैलोजन एटम के साइज पर भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमें जो है तो CX बॉन्ड का जो नेचर है, जो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे समझना ज़रूरी होगा ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि जो अहम फिज़िकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर CX बॉन्ड का नेचर और हैलोजन एटम का साइज़ काफ़ी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या बातें आती है? सबसे पहली बात आती है कंपाउंड का कलर, सेकंड थिंग आती है कंपाउंड का फिजिकल स्टेट, थर्ड थिंग आती है उसका स्मेल, अगर है तो आप बता सकते हैं ये स्मेल कैसा है, क्या है, और फोर्थ थिंग जो है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो आपको याद नहीं रखना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना केल्विन है, इतना डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर जो है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंपैरेटिवली डिस्कस करना होता है, कंपैरेटिवली बताना होता है कि बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कब कम होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है, ये डिस्कस करना होता है। और लास्ट फिफ्थ चीज़ जो है वो होती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब किस चीज़ में, कौन से सब्सटेंस में ये कंपाउंड सॉल्युबल है। सबसे पहले वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, और ये बताना होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। समझ में आ गया? अब हम शुरू करते हैं अल्किल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए आपको जो है तो CX बॉन्ड को समझना होगा। अल्किल हैलाइड्स में R और ये X जो बॉन्ड है, इसमें जो कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके नेचर को हमें समझना है, इसमें क्या होता है, कैसे कैसे फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। टॉपिक जो है हमारा दिया गया है वो है नेचर ऑफ इंटर
मॉलिक्यूलर फोर्सेस, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन अल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में अल्किल हैलाइड्स में हैलोजन एटम जो होता है वो कार्बन से अटैच होता है। इन अल्किल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच विद कार्बन एटम। तो जिस कार्बन से ये हैलोजन एटम अटैच होता है वो कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन का और हैलोजन का बॉन्ड कैसा है? कोवैलेंट बॉन्ड है। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन में और हैलोजन में जो बॉन्डिंग हुई है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से हुई है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना है, इसलिए ये बॉन्ड कोवैलेंट होगा। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर जो X है, जो हमारा हैलोजन है, वो क्या हो सकता है? X हो सकता है फ्लोरीन, ये हो सकता है क्लोरीन, ये हो सकता है ब्रोमीन और ये हो सकता है एंड आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एटम्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स हैं। जिस पीरियड में ये होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उस पीरियड में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। फ्लोरीन के बारे में आपको मालूम होगा कि इट इज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स हैं। इसी वजह से होगा क्या कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम रहती है। सबसे पहले सवाल ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो सलाहियत है, उसको हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर इन एटम्स की इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा है। इसलिए होगा क्या? इसलिए होगा ये कि हैलोजन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हैलोजन्स जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये एक इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन का है, लेकिन बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्स की तरफ चले जाएंगे। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा कहाँ रहेंगे? इस तरीके से एक्स की तरफ ज़्यादा रहेंगे। तो इस वजह से हमारे हैलोजन पर जो है वो थोड़ा सा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। डेल्टा नेगेटिव मतलब कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इधर है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब इस पर थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो चार्ज सेपरेशन डेवलप इन अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड्स में चार्ज सेपरेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हैलोजन। इस वजह से कार्बन का और हैलोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है, ये वीक होता है, कमज़ोर हो जाता है। क्यों? जाहिर सी बात है, जब पार्टनरशिप करके बॉन्ड बना है, एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप किया गया है, लेकिन पार्शलिटी की जा रही है, एक ज़्यादा खींच रहा है, तो वहाँ पर जो है तो पार्टनरशिप ठीक से नहीं रहेगी, वो वीक हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। जैसे ही कोई दूसरा मिलेगा ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर होता है कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नेक्स्ट थिंग देखिए कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ एटॉमिक साइज बढ़ने लगती है। द एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन से आयोडीन तक एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। इसका मतलब फ्लोरीन की एटॉमिक साइज छोटी है, फ्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा है, आयोडीन की साइज ब्रोमीन से बड़ी होती है। इस वजह से जो होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप में भी फ़र्क हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप का मतलब क्या होता है? देखिए कि हमारा जो कार्बन एटम है वो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का जो है वो 1s2 2s2 2p2 है। कार्बन जो बॉन्ड का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2p सब शेल में है। और वैसे ही फ्लोरीन जो है हमारा, इस फ्लोरीन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है तो वो 2p में है, 2p5 होता है। कौन? फ्लोरीन। वैसे क्लोरीन जो है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये 3p में है, ये 3p5 होता है।
वैसे ही हमारा ब्रोमीन जो है, इस ब्रोमीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p में है, ये 4p5 होता है, और आयोडीन का जो है वो 5p में होता है। पांचवें शेल के ये नंबर जो शुरू में आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, ये शेल को शो करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल होता है। तो ये जो नंबर है 2, 3, 4 वो इन शेल को शो करते हैं। 1 का मतलब होता है पहला शेल, 2 का मतलब होता है सेकंड शेल। तो हमारा जो कार्बन है वो 2p2 रखता है, मतलब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के p में है। वैसे ही हमारा फ्लोरीन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में ही है, मतलब वो सेकंड शेल के p में ही है। इस वजह से होगा क्या कि जब कार्बन का बॉन्ड फ्लोरीन से बनेगा तो कार्बन फ्लोरीन में ओवरलैपिंग, p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग अच्छी होगी, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप गुड रहेगा। इस वजह से कार्बन का और फ्लोरीन का जो बॉन्ड रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, और फ्लोरीन का एटॉमिक साइज भी छोटी है। नेक्स्ट थिंग, क्लोरीन का जो है वो 3p में है, लेकिन कार्बन का तो 2p में ही है। इस वजह से होगा क्या, इस वजह से होगा ये कि कार्बन में और क्लोरीन में जो बॉन्ड बनेगा वहां पर एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर नहीं रहेगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। मतलब नेक्स्ट शेल का है थर्ड शेल का p है और कार्बन 2p में है, तो यहाँ पर मैचिंग ठीक से नहीं होगी। मतलब समझने की कैसा है कि अगर आप लोग आपके हम उम्र एक ही लेवल के बच्चे से बात करेंगे तो आप में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, आप में जो है तो अंडरस्टैंडिंग, ख्यालात का इजहार अच्छे से होगा। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपसे थोड़ा बड़ा एज का कोई स्टूडेंट है उससे आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आ जाएगा, फिर और बड़ा है और फ़र्क आ जाएगा, और बड़ा है और फ़र्क आ जाएगा। वही यहाँ पर हो रहा है कि कार्बन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, फ्लोरीन ब्रोमीन में इनकी साइज़ बड़ी हो रही है, p ऑर्बिटल जो है तो बड़ा हो रहा है, इस वजह से ओवरलैपिंग ग्रेटर नहीं होती है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। तो ये था एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप क्या होता है कार्बन में और हाइड्रोजन में। नेक्स्ट थिंग देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज भी बढ़ रही है, वैसे वैसे एटॉमिक साइज भी बढ़ रही है। इसका मतलब कार्बन में और फ्लोरीन में जो बॉन्ड रहेगा वो छोटा रहेगा, लेंथ कम रहेगी, बॉन्ड लेंथ। उसके बाद कार्बन में और क्लोरीन में जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा सा लॉन्ग बॉन्ड रहेगा, बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। कार्बन में और ब्रोमीन में जो बॉन्ड बनेगा वो और बड़ा हो जाएगा, और कार्बन में और आयोडीन में जो बॉन्ड रहेगा वो उसका बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा रहेगा। एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड वीक होने लगता है। इफ़ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस द बॉन्ड बिकम वीकर, और जितना बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, राइट। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड कमज़ोर होता है, वीक होता है। जितना शॉर्ट बॉन्ड लेंथ उतना स्ट्रांग बॉन्ड, जितना लॉन्ग बॉन्ड लेंथ उतना वीक बॉन्ड होता है। तो ये था कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में कि जो फोर्स अट्रैक्शन है कार्बन में और ब्रोमीन में वो किस तरीके से है और कैसे कैसे इसमें वेरिएशंस आते हैं और बॉन्ड पर इसका क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, बॉन्ड पे इफेक्ट आने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? बॉन्ड पे इफेक्ट होने से ये फ़र्क पड़ता है कि बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जब अगर हमको कार्बन का और फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, तो उस एनर्जी को जो कार्बन की और फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है उसको कहा जाता है बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसे? बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? तो बॉन्ड एंथैल्पी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये 1 मोल लेना होगा। जितना भी अल्किल हैलाइड जो भी है, मिथिल फ्लोराइड है, तो मिथिल फ्लोराइड का जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना ग्राम लेंगे और उसमें कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उतना उसका बॉन्ड एंथैल्पी होगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी अगर बॉन्ड स्ट्रांग है और बॉन्ड एंथैल्पी कम रहेगी अगर बॉन्ड वीक है। तो वही यहाँ पर जो है तो मसला है कि जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रांग होते जाता है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पीज कम होने लगती है, और राइट। तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है तो इसलिए डिपेंड किस पे कर रही है? मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर कर रही है। तो समझने के लिए यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल भी आपको दी गई है, एक चार्ट दिया गया है जिसमें कुछ कंपैरिजंस बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं?
तो इसको भी रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि कार्बन का और फ्लोरीन का CF बॉन्ड जो होता है, मिथिल फ्लोराइड जो है, इसका बॉन्ड लेंथ जो है ये दिया गया आपको 139 पिकोमीटर, और इसका जो है तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो दिया गया है 452 किलो जूल पर मोल। एक मोल को तोड़ने के लिए इतनी देर लगेगी, 452 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट थिंग, CCl का बॉन्ड जो है, CCl का बॉन्ड यहाँ पर देखिए, CCl का बॉन्ड लेंथ जो है वो है 178, बढ़ गया, साइज बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, और उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी कम हो गई, कितनी हो गई 351 हो गई। नेक्स्ट थिंग, CBr का बॉन्ड जो है, इसका बॉन्ड लेंथ होता है 193, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया क्योंकि साइज बढ़ गई हैलोजन की। और नेक्स्ट थिंग, इसका बॉन्ड एंथैल्पी जो है, बॉन्ड एंथैल्पी आपको दिया गया है 293 किलो जूल पर मोल। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रही है बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है। और लास्ट मिथिल आयोडाइड है, मिथिल आयोडाइड में जो है तो इसका बॉन्ड लेंथ जो है, ये बॉन्ड लेंथ है 214 पिकोमीटर है, और इसका बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो है 234 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर जो है तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है। नेक्स्ट थिंग जो दी गई आपको वो है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो होता है ये किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी को मेज़र करने का एक तरीका है, एक यूनिट होता है, इसलिए वहाँ पर वो भी डिस्कस किया गया, वो दिया गया बॉन्ड लेंथ द पोलैरिटी ऑफ मेजर इन टर्म ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर जैसे जैसे जो है तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड एंथैल्पी भी कम होगी। नेक्स्ट जो है, अगर हमारे पास में जो अल्किल ग्रुप है, अगर हमारे पास में जो अल्किल ग्रुप है वो कांस्टेंट है फॉर सेम अल्किल ग्रुप सेम है, लेकिन हाइड्रोजन एटम चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल CH3F मिथिल फ्लोराइड है, CH3Cl मिथिल क्लोराइड है, CH3Br मिथिल ब्रोमाइड है, और CH3I मिथिल आयोडाइड है। तो इस केस में क्या दिया गया है कि अल्किल ग्रुप्स आर सेम बट डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है ये हमें देखना है। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में देखिए फॉर गिवन अल्किल ग्रुप सेम है लेकिन हाइड्रोजन एटम्स जो है तो वो डिफरेंट है। तो क्या होगा, एज साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब यहां पर सवाल है क्यों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ऐसा क्यों हो गया ऐसा इस वास्ते हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रही है वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। ये बॉन्ड का मसला मॉलिक्यूल के अंदर है, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एक मिथिल क्लोराइड का मॉलिक्यूल दूसरे मिथिल क्लोराइड मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी हो गई है। नेक्स्ट थिंग जो है, मिथिल ब्रोमाइड के अंदर ब्रोमीन का एटॉमिक साइज बड़ा हो गया है, इसलिए मिथिल ब्रोमाइड जो है वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा एज कंपेयर टू मिथिल क्लोराइड, और मिथिल आयोडाइड ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा एज कंपेयर टू मिथिल ब्रोमाइड। इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये रहेगा, अल्किल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम अल्किल ब्रोमाइड का रहेगा, उससे कम अल्किल क्लोराइड का रहेगा, और सबसे कम जो रहेगा वो अल्किल फ्लोराइड का रहेगा। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक साइज बढ़ रही है, जिसकी वजह से वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा
है। ठीक है, इसको समझने के लिए जो है तो आपको एक चार्ट दिया गया है एग्जांपल के तौर पर। इसमें देखिए CH3F मिथिल फ्लोराइड दिया गया है। तो मिथिल फ्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 194 है, 194.6 केल्विन दिया गया है, जबकि हमारा मिथिल क्लोराइड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट 248.8 केल्विन दिया गया है, जबकि हमारा मिथिल ब्रोमाइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 276.6 केल्विन दिया गया है, और मिथिल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट 315.4 केल्विन है। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज हैलोजन की बढ़ रही है फॉर गिवन अल्किल ग्रुप के लिए, एक ही अल्किल ग्रुप के लिए, तो वहाँ पर जो है तो एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। सो फॉर गिवन अल्किल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ alkyl halide increases with increase in atomic size of halogen atom। हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था किसके लिए, ये था एक ही अल्किल ग्रुप के लिए। अगर अल्किल ग्रुप कांस्टेंट है तो उसके में क्या होगा। नेक्स्ट जो केस है उसमें क्या है, फॉर गिवन हैलोजन एटम तो एक ही है लेकिन उससे अटैच अल्किल ग्रुप अलग अलग है। फॉर एग्जांपल एक जो है तो हमारे पास में मिथिल ग्रुप वाला है, मिथिल क्लोराइड, फिर एक जो है तो हमारे पास में CH3 CH2Cl इथिल क्लोराइड है, फिर अगला जो है हमारे पास में N प्रोपिल क्लोराइड है। तो यहाँ पर हमारा हैलोजन एटम तो सेम है, वो एक ही साइज का है, लेकिन हमारे अल्किल ग्रुप की साइज चेंज हो रही है। इस केस में बॉइलिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट होगा, तो इस केस में क्या होगा देखिए कि एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड आल्सो इंक्रीजेस। मतलब जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा रहेंगे उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, जिसके पास कार्बन कम रहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। समझने के लिए आपको एक और जो तो टेबल दिया गया है, उस टेबल में आप देख सकते हैं कि मिथिल क्लोराइड दिया गया है। उस मिथिल क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 248.8 केल्विन, जबकि इथिल क्लोराइड जो है, इथिल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 285.5 केल्विन। एक कार्बन बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। नेक्स्ट N प्रोपिल क्लोराइड है, N प्रोपिल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 320 केल्विन, क्योंकि 3 कार्बन हो गए हैं और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। नेक्स्ट जो है वो दिया गया आपको N ब्यूटिल क्लोराइड, और N ब्यूटिल क्लोराइड का है 351 केल्विन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है 4 कार्बन है। तो एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस फॉर गिवन हैलोजन एटम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, वो भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो याद रखिए आप, कंडीशन चेंज होगी फिनोमेना बदलेगा। अगली कंडीशन ये है फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड, फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड्स, फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड्स। आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड्स में क्या होगा, तो आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड्स का मतलब होता है द अल्किल हैलाइड्स विच हैव सेम हाइड्रोजन एटम बट डिफरेंट एस्केलेटन ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन का एस्केलेटन अलग अलग होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। फॉर एग्जांपल एक हमारा N ब्यूटिल ब्रोमाइड है, तो दूसरा हमारा सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और तीसरा जो है तो आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, चौथा जो है तो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे हम जो है तो अल्किल ग्रुप को चेंज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू चेंज इन ब्रांचिंग बदलने की वजह से। तो क्या फिनोमेना है इसमें ऐसा होता है कि फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगते हैं। For isomeric alkyl halides, as branching increases, melting point and boiling point of alkyl halide decreases. ब्रांचिंग बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। क्यों, वाई, वो इसलिए होंगे क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है।
सरफेस स्ट्रेट चेन में है तो उसका एरिया ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके ब्रांच एक निकल के इधर आ गया तो उसका सरफेस एरिया साइज मॉलिक्यूल की थोड़ी सी कंडेंस जाती है, छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। समझने के लिए आपको एक और टेबल दिया गया है। टेबल में एग्जांपल्स देखिए, टेबल में एग्जांपल्स है वो फर्स्ट है आपका एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। एन ब्यूटिल ब्रोमाइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 375 केल्विन। सेकंड जो एग्जांपल है वो है सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में ब्रांचिंग हो गई, ब्रोमीन ब्रांच पर आ गया है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, वो हो गया 364 केल्विन हो गया है क्योंकि ब्रांच है। थर्ड एग्जांपल देखिए टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, वहां पर अब मिथिल की 2 ब्रांचेस है तो ब्रांचेस बढ़ गई है, मेल्टिंग पॉइंट और कम हो गया है 346। इसका मतलब फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस। ठीक है, ये था अल्किल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन, इसकी कंपैरेटिवली स्टडी। ठीक है, तो ऐसे डिस्कस ही करना है, बस सुनते जाना है आप लोग को, मैं बोलता जाऊंगा आप लोग सुनते जाएंगे और टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखने का काम व्हाइट बोर्ड पर नहीं है और आप लोग टेक्स्ट बुक में जो सिनाप्सिस है वो बनाते जाइए। तो यहाँ तक था बॉइलिंग पॉइंट किसका, अल्किल हैलाइड्स का। नेक्स्ट थिंग जो हमको दी गई है वो है सॉल्युबिलिटी। आपको नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि सॉल्युबिलिटी भी जो है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड होती है। सॉल्युबिलिटी को भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करना होता है। किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के 5 पॉइंट्स होते हैं जिसमें से ये 5th नंबर का पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। इसमें क्या बताना होता है कि आइदर द कंपाउंड इज़ वाटर सॉल्युबल और नॉट, मतलब कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्युबल होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले अल्किल हैलाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो अल्किल हैलाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। अल्किल हैलाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों? बिकॉज अल्किल हैलाइड्स डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं जो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, और जो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो अल्किल हैलाइड्स में ये टेंडेंसी नहीं है, ये खासियत ही नहीं है उनके अंदर, ये प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके, इसलिए अल्किल हैलाइड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, राइट। लेकिन ये कंपाउंड ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं किसी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किस में हो जाते हैं ये सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, लाइक अल्कोहल। ठीक है, इसमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। सिंपल सा फेनोमेना है कि आपने देखा होगा कि जो चीज़ें हम पानी से साफ़ नहीं कर सकते हैं उनको साफ़ करने के लिए हम पेट्रोल की या केरोसिन वगैरह यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप लोग ऑयल पेंट यूज़ करते हैं, ऑयल पेंट लग जाता है हाथ को, तो पानी से साफ़ नहीं होता है, उसको साफ़ करने के लिए हम केरोसिन या फिर पेट्रोल यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसमें सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल वो नहीं होता है। सेम थिंग यहाँ पर भी है कि अल्किल हैलाइड्स वाटर इनसॉल्युबल है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल है, पेट्रोल डीजल वगैरह में ये सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो है वो दिया गया है अरिल हैलाइड्स के बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ अरिल हैलाइड्स और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अरिल हैलाइड्स। अरिल हैलाइड्स की भी सेम थिंग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी बिल्कुल सेम है। अगर इनके पास कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक एरोमेटिक रिंग है और उससे हाइड्रोजन आइटम अटैच है, तो दे शो सिमिलर ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक अल्किल हैलाइड। जैसे ट्रेंड अल्किल हैलाइड का है वैसा ही ट्रेंड अरिल हैलाइड का ही भी रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, लेकिन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की तो सेम थिंग है। अरिल हैलाइड्स आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ये भी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये भी वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। अरिल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, एसीटोन एक्सेट्रा। तो ये था अरिल हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एंड नेक्स्ट थिंग
अरिल हैलाइड्स की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं फॉर डाई अरिल कंपाउंड जिसके पास में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, उसके बाद मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इन कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करते हैं। दे हैव सिमिलर, नियरली सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा नहीं होता है, बट दे शो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसमें से पैरा आइसोमर जो होता है, पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शोन बाय पैरा आइसोमर। क्यों ऐसा, क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है क्योंकि पैरा आइसोमर जो है ये सिमेट्रिकल है। ये कैसा है? सिमेट्रिकल है, देखने में थोड़ा सा ठीक ठाक दिखता है, एक वेल स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसका, एक ऊपर क्लोरीन है एक नीचे। इनके अंदर थोड़ा सा सिमेट्री दिखाई देती है। इन 2 एग्जांपल्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है तो एक अरेंजमेंट थोड़ा सा अजीब दिखता है ना एज कम्पेयर टू पैरा आइसोमर। तो ये सिमेट्रिकल है जबकि ये अनसिमेट्रिकल है। 2 एग्जाम्पल। इसलिए ये होता ये है कि जब सॉलिड के अंदर पैकिंग होती है, सॉलिड स्टेट में दिया गया है, जब सॉलिड के अंदर पैकिंग होती है, मॉलिक्यूल्स पैक होंगे तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी पैकिंग इफिशियंसी ज़्यादा रहेगी और ये क्लोजली पैक होगा एज कंपेयर टू मेटा एंड ऑर्थो आइसोमर। इस वजह से जो है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगी और लैटिस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दैट्स वाई पैरा आइसोमर शो हाई मेल्टिंग पॉइंट। इमेज में आपको दिख रहा होगा कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है। देखिए आपको कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 553 केल्विन है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 446 केल्विन है और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 448 केल्विन है। तकरीबन एक जैसे ही रेंज, एक ही रेंज के बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट 256 केल्विन है। उसके बाद मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट 249 केल्विन है और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट 323 केल्विन है। 323 केल्विन है, मतलब ये ज़्यादा है। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा ना, पहले सॉलिड फॉर्म में है तो हीटिंग करने पर पहले वो मेल्ट होगा, पहले वो पिघलेगा कम टेम्परेचर पर। मेल्ट होने के बाद जो लिक्विड बनेगा उसको और हीटिंग करेंगे तो फिर वो बॉयल होगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। और लेकिन पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया है। तो यहाँ तक था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड्स और कुछ अरिल हैलाइड्स के पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए कहा जाता है। थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या याद रखना है। सबसे पहले चीज़ आपको याद रखना है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। देखिए उसमें क्या रखना है कि एज साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस एंड बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है। नेक्स्ट उसके बाद अल्किल हैलाइड्स जो होते हैं उनके अंदर अल्किल ग्रुप सेम हो लेकिन हाइड्रोजन एटम डिफरेंट हो, तो हाइड्रोजन एटम की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। उसके बाद अगर हाइड्रोजन एटम सेम है, अल्किल ग्रुप चेंज है, तो जिस अल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है उस अल्किल ग्रुप वाले अल्किल हैलाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा, और जिसके पास कार्बन एटम कम है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। नेक्स्ट थिंग, अगर हाइड्रोजन एटम सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, लेकिन वो आइसोमर्स हैं, उनके पास ब्रांचिंग अलग अलग है, एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच चेन है, एक में एक ब्रांच है, एक में 2 ब्रांच है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जिसके पास ज़्यादा ब्रांचिंग है वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, और जो स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। मतलब एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ब्रांचिंग के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगते हैं। ठीक है, तो ये था
अल्किलाइड्स के बारे में। सॉल्बिलिटी नेक्स्ट पॉइंट आता है। सॉल्बिलिटी में क्या बताना है कि अल्किलाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अल्किलाइड्स में क्या बताना है, अल्किलाइड्स आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और लास्ट में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये बताना है कि अरेल हैलाइड्स के हेलो कंपाउंड डाई अरेल हैलाइड्स जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स तकरीबन सेम होते हैं आइसोमर्स के, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन दिखाई देता है। तो यहाँ तक थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को बिल्कुल आपको गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिस्कस करना है उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है मालूम होना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।